Starting with the name of Almighty Allah, who is the King and owner of dominion. This is Muhammad Iqbal and welcome you all. Today at Afzal tutorial point we will discuss another receptor mediated mechanism of actions. Previous lecture में हमने GPCR के बारे में डिस्कस किया था. आज के लेक्चर में हम ligand gated ion channel, enzyme linked receptor and intracellular receptor के बारे में जानेंगे. So what is ligand gated ion channel? Transmembrane ligand gated ion channel. These receptor also called as ionotropic receptors. ये ट्रांसमेम्ब्रेन लाइगैंड गेटेड आयन चैनल क्यों कहा गया है इसको? ट्रांसमेम्ब्रेन मीन्स इट इज इन बिटवीन द लिपिड बाइलेयर एंड इट एक्स्ट्रासेल्युलर पोर्शन एंड इंट्रासेल्युलर पोर्शन. सो इसी की वजह से इसको ट्रांसमेम्ब्रेन कहा गया है, लाइगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर. अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो ट्रांसमेम्ब्रेन लाइगैंड गेटेड आयन चैनल होमोमेरिक ओलिगोमर्स और हेटेरोमेरिक ओलिगोमर्स से बना हुआ होता है. In case of heteromeric oligomers, it is composed of 2 alpha subunits, 1 beta subunit, 1 gamma subunit and 1 delta subunits. So, ligands इस केस में गाबा, गामा अमाइनो, ब्यूटायरिक एसिड, ग्लाइसिन, एसिटाइलकोलिन एंड डिफरेंट अदर ड्रग्स होते हैं. ये लाइगेंड्स आके इसी रिसेप्टर के साथ बाइंड होके अपना रिस्पांस देते हैं. सो नॉर्मल मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं. मैकेनिज्म कुछ यूँ है, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरोनल टर्मिनल है. इसी में कोलिन सोडियम को ट्रांसपोर्टर मौजूद होता है. ये को ट्रांसपोर्टर है. इसी को ट्रांसपोर्टर पे कोलिन एंड सोडियम एंटर होते हैं और ये कोलिन फिर एसिटाइल को ए के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज बाइंड होते हैं और एसिटाइल कोलिन की प्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं. जब एसिटाइल कोलिन बनता है तो ये एसिटाइल कोलिन एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिटाइल कोलिन विजिकल में इनक्लोज होता है और विजिकल तैयार होते हैं इसी पे. जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेशन के बाद ये विजिकल सेंसिटाइज होते हैं. इसी सेंसिटाइजेशन की वजह से ये इस टर्मिनल के साथ अटैच होके एसिटाइल कोलिन को रिलीज कर देते हैं और ये एसिटाइल कोलिन जब साइनेप्टिक क्लिफ्ट में आ जाता है तो ये एसिटाइल कोलिन फिर फर्दर जाके रिसेप्टर में बाइंड होते हैं. ये पोर्शन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोनल टर्मिनल है. इसी केस में एसिटाइल कोलिन का एग्जांपल लेते हैं. ये लिपिड बाइलियर मेम्ब्रेन है और ये आयन चैनल इसमें प्रेजेंट होता है. ये 5 डिफरेंट सब यूनिट से बना हुआ होता है. अल्फा, बीटा, गामा एंड अल्फा देन डेल्टा सब यूनिट्स. सो ये पोर्शन इसमें जो है ये आयन पोर है. आयन पोर नॉर्मली ऑफ स्टेज में होता है और ये होल आयन चैनल मौजूद है. ये आयन चैनल है, ये आयन पोर है और ये सारा का सारा आयन चैनल है. ऑफ स्टेज में ये एसिटाइल कोलिन और अदर ड्रग्स यहाँ पे बाइंड नहीं होते तो ये डीसेंसिटाइज स्टेट में होता है. जब एसिटाइल कोलिन और अदर ड्रग यहाँ पे बाइंड होते हैं तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट होता है. रिसेप्टर जब एक्टिवेट होगा तो इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे. इसी कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से ये आयन चैनल ओपन हो जाएगा. जब ये आयन चैनल ओपन होगा तो इसी की वजह से 3 सोडियम इनफ्लक्स एंड 2 पोटाशियम आउटफ्लक्स स्टार्ट होगा. टाइम के साथ यहाँ पे सोडियम पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी और डीपोलराइजेशन काज करेगा और इसी डीपोलराइजेशन की वजह से ये अपना रिस्पांस देता है. सो रिस्पांस में ये कौन कौन से रिस्पांस देते हैं? तो रिस्पांस इसकी डिफरेंट फंक्शंस है. फॉर एग्जांपल अटेंशन, लर्निंग एंड मेमोरी. ये वो रिस्पांसेस, वो फंक्शंस होते हैं जब एसिटाइल कोलिन बाइंड होता है और एसिटाइल कोलिन का ये रिसेप्टर स्पाइनल कार्ड सीनेस में प्रेजेंट होता है तो इसी की वजह से ये ब्रेन वाले फंक्शंस है, अटेंशन, लर्निंग एंड मेमोरी. ये कब आएगा ये फंक्शंस? ये उस वक्त आएंगे जब ब्रेन के जो रिसेप्टर्स हैं इसी के साथ ये बाइंड होके ये रिस्पांसेस देंगे. सेकेंड नंबर पे जिसका रिस्पांस है कार्डियक कंडक्शन, तो ये डिक्रीज हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा, कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी को भी डिक्रीज करेगा. थर्ड नंबर स्मूथ मसल कंट्रैक्शन. इसी एसिटाइल कोलिन की वजह से स्मूथ मसल भी कंट्रैक्ट होंगे लेकिन ब्लड वेसल डायलेट होंगे. ब्लड वेसल जब डायलेट होंगे तो हार्ट रेट पर डिक्रीज होगा. इसी के साथ जीआईटी मोटिलिटी के साथ एसिटाइल कोलिन नॉर्मल पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में एसिटाइल कोलिन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है. इसी वजह से ये जीआईटी में अपना किरदार अदा करेगा. फॉर एग्जांपल सेलाइवेशन को इंक्रीज करेगा, लेक्रिमेशन को इंक्रीज करेगा, स्वेटिंग को इंक्रीज करेगा एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इंक्रीज करेगा. तो ये डिफरेंट रिस्पांसेस है जो एसिटाइल कोलिन की वजह से हमें मिलते हैं.
अब अगर गाबा, ग्लाइसिन एंड अदर ड्रग्स बाइंड हो गए तो इसी के अपने फंक्शंस हो गए। फॉर एग्जांपल अगर गाबा बाइंड होगा तो गाबा की वजह से इनहिबिटरी रिस्पांस मिलेगा। इनहिबिटरी रिस्पांस इन द सेंस यहाँ डीपोलराइजेशन नहीं होगा, रिपोलराइजेशन होगा, और उसी रिपोलराइजेशन की वजह से न्यूरोनल कंडक्शन स्लो होगा, और ये ब्रेक सिस्टम ऑफ द सीनियस भी कहा जाता है। तो ये ट्रांसमेम्ब्रेन लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर का मैकेनिज्म था। तीसरे नंबर पे है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, इसको काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर भी कहा जाता है। काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर इसी वजह से कहा जाता है कि इसी के साथ एक एंजाइम लिंक होता है, और इस एंजाइम को हम काइनेज एंजाइम कहते हैं। सो मैकेनिज्म ये है कि ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है, इसी के बीच में अल्फा सब यूनिट एंड बीटा सब यूनिट ऑफ द रिसेप्टर, ये इंसुलिन का रिसेप्टर है। इंसुलिन रिसेप्टर 2 डिफरेंट पार्ट से बना होता है, अल्फा अल्फा सब यूनिट्स एंड 2 बीटा सब यूनिट्स। अल्फा सब यूनिट्स एंड बीटा सब यूनिट्स ग्लाइकोसिडिक बांड की हेल्प से बाइंड होते हैं, और यहाँ पे ये जो पोर्शन है अल्फा सब यूनिट वाला, ये लाइगेंड्स के बाइंडिंग के तौर पर काम करता है। यहाँ पे लाइगेंड बाइंड होगा और अपना रिस्पांस देगा। नॉर्मली जब इंसुलिन यहाँ पे बाइंड होगा तो इंसुलिन का मैकेनिज्म इनिशिएट होगा। इसी के साथ अगर लाइगेंड्स ग्रोथ फैक्टर हो तो ग्रोथ फैक्टर के रिस्पांस में ग्रोथ इंक्रीज होगा। अगर इंटरफिरान अल्फा, बीटा एंड गामा बाइंड होंगे तो इसी की वजह से इसके स्पेसिफिक फंक्शंस इनिशिएट होंगे। हम देखते हैं यहाँ इंसुलिन की रिसेप्टर के, इंसुलिन जब इसी रिसेप्टर इंसुलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा। अल्फा सब यूनिट पहले एक्टिवेट होंगे, जब अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट होंगे तो इसी की वजह से बीटा सब यूनिट भी एक्टिवेट होंगे। बीटा सब यूनिट के इंट्रासेलुलर पोर्शन में इसी के साथ टायरोसिन काइनेज भी अटैच होता है, लेकिन नॉर्मली ये टायरोसिन काइनेज ऑफ होता है, ऑफ आर डीएक्टिवेटेड, डीएक्टिवेट स्टेट में होते हैं। जब यहाँ पे लाइगेंड बाइंड होगा तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, रिसेप्टर एक्टिवेशन की वजह से एंजाइम एक्टिवेट होगा। जब ये टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट होता है तो इसी टायरोसिन काइनेज की एक्टिवेशन के बाद ऑटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ टायरोसिन काइनेज, फॉस्फोराइल ग्रुप इसी टायरोसिन के साथ अटैच होगा, लेकिन ऑटो होगा, ये ऑटोमेटिक होगा। जब टायरोसिन फॉस्फोराइलेट होगा तो इसी फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन पर फर्दर डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं उसको एक्टिवेट करेगा। फॉर एग्जांपल इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट, तो ये फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाएगा। ये कम्प्लेक्स अदर प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करेगा, डिफरेंट अदर साइटोसोलिक प्रोटीन होते हैं उसको फॉस्फोराइलेट करके अपना रिस्पांस देगा। रिस्पांस किस सूरत में देगा, यहाँ पे हमने एग्जांपल इंसुलिन लिया हुआ है, तो इंसुलिन का ओवरऑल इफेक्ट किया जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी, तो इसके ये डिफरेंट रिस्पांस होंगे। फॉर एग्जांपल प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन्स इन द सेंस ऑफ इंसुलिन, तो इंसुलिन यहाँ पे बाइंड हुआ भी है और इसी की वजह से खुद इंसुलिन की प्रोडक्शन भी इंक्रीज करेगा। दूसरे नंबर पर ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लूकोज से फिर ग्लाइकोजन सिंथेसिस स्टार्ट होगा, ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होगा और फ्री ग्लूकोज कंसेंट्रेशन ब्लड में डिक्रीज होगी। तीसरे नंबर पर इसका रिस्पांस होगा ग्लूकोज अपटेक फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू, ब्लड में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं तो वो ब्लड से टिश्यू में आ जाते हैं थ्रू ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर डिफरेंट लोकेशन में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स में, एडिपोज टिश्यूज में, मसल्स में, डिफरेंट लोकेशंस पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू ये निकालेगा, और फर्दर जिसका रिस्पांस होगा तो ये होगा सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ को इनिशिएट करेगा। तो ये सेल ग्रोथ इनिशिएट एंड एक्टिवेट करेगा। इनहिबिट लाइपेज, लाइपेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स। सो जब ये लाइपेज एंजाइम इनहिबिट होगा तो इसी लाइपेज की इनहिबिशन की वजह से लिपोलाइसिस भी डिक्रीज होगा। जब लिपोलाइसिस डिक्रीज होगा, स्प्लिटिंग ऑफ लिपिड्स डिक्रीज होगा, तो लिपोजेनेसिस इंक्रीज होगा, और इसी के साथ ग्लूकोनियोजेनेसिस भी डिक्रीज होगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें फ्री अमाइनो एसिड, लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज बनते हैं, अदर दिन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जब ग्लूकोज बनते हैं तो इसी को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस भी डिक्रीज होगा, और इसके बाद हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। जब लीवर में ग्लूकोज की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो इसी की वजह से ओवरऑल ब्लड में और बॉडी में ग्लूकोज की प्रोडक्शन वो डिक्रीज होती जाएगी। लास्ट में इसका रिस्पांस आ जाएगा इंक्रीज रिप्रोडक्टिव कॉम्पिटेंस, चूंकि
डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन की कमी होती है, इसी वजह से वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का शिकार होता है। जब इंसुलिन हम प्रॉपर वे में देते हैं तो ये इंसुलिन इसी रिप्रोडक्टिव कॉम्पिटेंस को भी इंक्रीज करेगा। तो ये एंजाइम लिंक रिसेप्टर का मैकेनिज्म था। फोर्थ नंबर पे जो रिसेप्टर है वो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर है। इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स ये बाकी तीनों से डिफरेंट मैकेनिज्म फॉलो करता है। बाकी 3 रिसेप्टर को हमने डिस्कस किया, वो रिसेप्टर्स एक्स्ट्रा सेल्युलर पोर्शन पे जब ड्रग बाइंड होता था तो रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस लाने की वजह से रिस्पांस प्रोड्यूस करते थे। ये रिसेप्टर मुख्तलिफ है इन तीनों से। लोकेशन की अगर बात की जाए तो ये इंट्रासेल्युलरली प्रेजेंट होता है। ये रिसेप्टर इंट्रासेल्युलर या साइटोसोलिकली प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर पोर्शन में ये प्रेजेंट नहीं होता। लाइगेंड्स इसके लिए थायराइड हार्मोन और स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। थायराइड और स्टेरॉइड हार्मोन ये लिपोफिलिक होते हैं, ये इसी मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज होके इंट्रासेल्युलर पोर्शन में आ जाते हैं। मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। मैकेनिज्म ये कि बाइलिपिड मेम्ब्रेन है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड एंड इंट्रासेल्युलर फ्लूइड आर साइटोसोल। तो जब हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं और एंडोजिनसली और एक्साजिनसली ड्रग ये मैकेनिज्म फॉलो करता है। अगर हम एक्साजिनसली ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को, तो जब ड्रग टेक करता है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट डोजेज फॉर्म, टेबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शंस, तो ये इसी मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज होके इंट्रासेल्युलर जो रिसेप्टर मौजूद होता है इसी के साथ बाइंड होता है। स्टेरॉइड लिपोफिलिक इन नेचर होते हैं, इसी लिपोफिलिसिटी की वजह से ये रिसेप्टर में डिफ्यूज होके इंट्रासेल्युलर पोर्शन तक आ जाते हैं। जब ये इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी तो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर एंड ड्रग कम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर जाते हैं। तो ये रिसेप्टर कम्प्लेक्स, ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स फिर फर्दर जाके न्यूक्लियस में एंटर होता है। न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन डीएनए के साथ अल्टर करते हैं, तो ये डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करता है या डीएनए में मिस कोडिंग प्रोड्यूस करता है। जब ये मिस कोडिंग प्रोड्यूस होगा तो आरएनए की प्रोडक्शन होगी या ये डीएनए फिर अनरीड होकर प्रोटीन सिंथेसिस फिर फर्दर स्टॉप होगा। और इसी प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉपेज और मिस रीडिंग की वजह से ये अपना रिस्पांस शो करेगा। इसका रिस्पांस इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जितने भी है, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 6 एंड इंटरल्यूकिन 1 बीटा, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस है। जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो ये इम्यूनिटी की वजह से ये साइटोकाइंस रिलीज होंगे और इसी की वजह से बॉडी में डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो जब हम ये ड्रग देते हैं इसी मैकेनिज्म के थ्रू इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस डिक्रीज होते हैं कंसेंट्रेशन में। और दूसरे नंबर पे कीमोकाइंस एंड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स वो भी डिक्रीज होते जा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हिस्टामिन और ब्रेडिकाइनिन। हिस्टामिन एंड ब्रेडिकाइनिन नॉर्मली एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो ये कीमोकाइंस एंड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स की कंसेंट्रेशन को भी डिक्रीज कर जाते हैं। तीसरे नंबर पे एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस एंड मीडिएटर्स को ये बढ़ा देते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स एंड साइटोकाइंस की कंसेंट्रेशन को जब एलिवेट कर जाता है एंड हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, इंटरल्यूकिन एंड टीएनएफ की कंसेंट्रेशन कम होता है तो इसी की वजह से इन्फ्लेमेटरी जो कंडीशन होता है वो क्योर हो जाता है। स्टेरॉइड की अगर बात करें तो डिफरेंट 5 मेन टाइप्स होते हैं स्टेरॉइड्स के। नंबर फर्स्ट है ग्लूकोकार्टिकाइड। ग्लूकोकार्टिकाइड्स के एग्जाम्पल है डेक्सामेथासोन एंड बीटामेथासोन। सेकेंड नंबर पे जो स्टेरॉइड है वो मिनरेलोकार्टिकाइड्स होते हैं। मिनरेलोकार्टिकाइड्स में अल्डोस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। तीसरे नंबर पे एंड्रोजन्स है। एंड्रोजन का एग्जाम्पल है डाईहाइड्रो ईपी एंड्रोस्टेरोन। एंड फोर्थ वन इज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, एस्ट्राडायोल एंड एस्ट्रोन हार्मोन इसके एग्जाम्पल्स है। एंड फिफ्थ एंड लास्ट नंबर इज प्रोजेस्टेरोन। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं जो इसी मैकेनिज्म को फॉलो करके अपना रिस्पांस देते हैं। और इसी के साथ थायराइड हार्मोन भी ये मैकेनिज्म फॉलो करता है। नॉर्मली अगर हम देखें तो डिफरेंट ड्रग्स हम एडमिनिस्टर करते हैं, वो 80 to 85% ऑफ ड्रग्स GPCR के थ्रू अपना रिस्पांस देते हैं एंड देन 15% और 12% इसी मैकेनिज्म को फॉलो करके अपना रिस्पांस देते हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसेप्टर की बात की जाए एंड समरी ऑफ दीज रिसेप्टर्स, तो ये डिफरेंट फीचर्स है, लोकेशन, इफेक्टर्स, एग्जाम्पल्स एंड टाइम रिक्वायर्ड।
GPCR की लोकेशन मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलरली एंड इंट्रासेलुलर एंडिंग इसके होते हैं। होल बाइलिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस किया होता है इसने। इफेक्टर इसमें चैनल और एंजाइम होते हैं। चैनल के थ्रू और एंजाइम के थ्रू ये अपना इफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल इसमें मस्करीनिक और एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं और इसी मस्करीनिक एंड एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के साथ स्पेसिफिकली एसिटाइलकोलिन लाइक ड्रग्स एंड एंटी मस्करीनिक और मस्करीनिक ड्रग्स बाइंड होकर अपना रिस्पांस देते हैं। टाइम इसके लिए है सेकेंड्स। दूसरे नंबर पे लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स है। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स इसका लोकेशन भी मेम्ब्रेन में होता है, ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। आयन चैनल के थ्रू ये अपना इफेक्ट शो करता है। एंड एग्जाम्पल निकोटिनिक एंड गाबा ए रिसेप्टर्स, तो स्पेसिफिकली निकोटीन इसी के साथ बाइंड होगा और एसिटाइलकोलिन एंड एसिटाइलकोलिन लाइक ड्रग्स इसी निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर अपना रिस्पांस देगा। एंड टाइम फॉर लाइगेंड गेटेड आयन चैनल इज मिली सेकेंड्स। तीसरे नंबर पे है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर भी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है और ये एंजाइम के थ्रू जब एंजाइम एक्टिवेट होगा तो इस एंजाइम एक्टिवेशन की वजह से एंड फास्फोराइलेशन की वजह से अपना रिस्पांस देगा। एग्जांपल इसमें ग्रोथ फैक्टर्स और इंसुलिन रिसेप्टर्स। ये ग्रोथ फैक्टर की जो रिसेप्टर है इंसुलिन रिसेप्टर्स है, इसी के साथ ये ड्रग्स और एंडोजिनस कंपाउंड बाइंड होकर अपना रिस्पांस देगा। टाइम रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर इज मिनट्स टू आवर्स। ये ज़्यादा टाइम लेता है बनिस्बत GPCR एंड लाइगेंड गेटेड आयन चैनल के मुकाबले में। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर द लास्ट वन। इंट्रासेलुलरली ये रिसेप्टर इंट्रासेलुलर पोर्शन में प्रेजेंट होता है। साइटोसोलिकली ये रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। बाकी तीनों रिसेप्टर की अगर लोकेशन देखी जाए तो ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। एंड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर इज द नेम इंडिकेट ये साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। ये जीन ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू अपना इफेक्ट शो करता है। एग्जाम्पल इसमें थायराइड एंड स्टीराइड हार्मोन। स्टीराइड को हमने क्लासिफाई किया एंड थायराइड हार्मोन, ये डिफरेंट थायराइड एंड स्टीराइड हार्मोन होते हैं जो इसी रिसेप्टर के थ्रू अपना मैकेनिज्म शो करते हैं और इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है आवर्स। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स थे जो हमने डिटेल में डिस्कस किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।